नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इस पर सियासी बवाल मच गया क्योंकि बीजेपी ने वादा किया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो कोरोना की वैक्सीन तैयार होने के बाद बिहार के लोगों को इसे मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन इस वादे पर सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से केरल तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो अपने अपने राज्यों में चुनाव की तारीख का हिसाब किताब लगा लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घोषणा यूपी और दूसरे राज्यों में क्यों नहीं करती। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कोरोना पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठ गया है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार में शराबबंदी के फैसले की समीक्षा कर दी जाएगी। तो आज बिहार में चुनावी वादों को लेकर जो घमासान छिड़ा है, उसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कोरोना का टीका देंगे। आज का आर पार इसी में, क्योंकि बिहार में चुनाव है और एनडीए की बहार है या महागठबंधन की बहार है, आज इसकी होगी बात। फूट गई है। बिल मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे, मिला क्या? झूठों के सरदारों की वो झूठ सच कैसे माने? मतलब 10 नवंबर के बाद आपको जेडीयू पटना के संग्रहालय में मिलेगी। ट्रेन फूट गई है। अरे सुना था, हमरो सुना, लालटेन फूट गई है और तेल बह गई है। अब न पंजा का चली और न उनका कोई खेल चली। बिहार के चुनाव में आज चौतरफा एक्शन हुआ। बीजेपी ने जैसे ही अपने वादों का पिटारा खोला तो सियासी महायुद्ध छिड़ गया। बीजेपी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो कोरोना का टीका आने पर इसे मुफ्त में दिया जाएगा। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं, क्या बिहार के वोटर्स को मौत का डर दिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 साल तक कोई वैक्सीन आएगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखिए, और भाजपा इस प्रकार लोगों को बरगला रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं, तो नीतीश तेजस्वी यादव पर बिफर पड़े। लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है। अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? वहीं बिहार के सारण में नीतीश की रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लग गए, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। उधर औरंगाबाद की जनसभा में तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई, जिसमें से एक उनके बगल से गुजर गई और दूसरी उनके गोद में गिरी। बिहार के चुनाव में टुकड़े टुकड़े वाला मुद्दा भी उठा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक माले ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है। इसे बिहार न भूला है न भूलेगा। आप दूसरी तरफ देखिए, माले क्या ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग नहीं है क्या? ये वही देश को तोड़ने वाले लोग नहीं है क्या? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने वायलेंस की थी? क्या ये वही लोग नहीं है जिनको भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं है? राजद और कांग्रेस ये कोरोना से कम नहीं है। जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ
में नारेबाजी कर रहे हों, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। ये जो ऐसी गेरुआ वस्त्र पहन करके जिस ढंग का जहरीला भाषण करते हैं गेरुआ वस्त्र वाला, अगर आदमी जो है समाज में घृणा और नफरत फैलाता है तो उसको गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सियासी घमासान कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पर छिड़ गया है, क्योंकि पटना से लेकर लखनऊ, दिल्ली और कश्मीर तक बीजेपी के तमाम विरोधियों ने इस चुनावी वादे पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुम हमें वोट दो, हम कोरोना का टीका देंगे। तो आज देश की बहस इसी पर, लेकिन इस समय की बड़ी खबर बिहार में, इस वक्त बिहार चुनाव पर इस समय की बड़ी खबर, कांग्रेस के दफ्तर में इनकम टैक्स का छापा हुआ है। पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर यह छापा हुआ है। एक गाड़ी से बरामद हुए थे लाखों रुपए। उसके बाद आईटी की एक टीम ने ये पैसे बरामद किए थे और उसके बाद बिहार कांग्रेस मुख्यालय पर छापा मारा गया है। पूछताछ नेताओं से जारी है। ये शॉर्ट्स लाइव वहां से इस समय आ रहे हैं। इस समय छापा मारी चल रही है कांग्रेस के बिहार पटना मुख्यालय पर। इस समय की ये बड़ी खबर है। लाखों रुपए बरामद हुए थे एक गाड़ी से, जिसके बाद ये छापेमारी इनकम टैक्स ने करी है। ये इस समय की ताजा खबर है। इस पर ज्यादा अपडेट आएगा, हम आपको देंगे। लेकिन आज मेरे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र यादव जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। भूपेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन है आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप साकुशल हैं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और आप चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं। साकुशल हैं आप? जी, आपकी शुभकामनाओं से और भगवान की कृपा से सकुशल हूं। जी भूपेंद्र यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल तक भी, बिहार में तो निश्चित तौर पर। क्या आपको लगता है कि आप वोट के बदले जो टीका देने की बात कर रहे हैं वो विपक्ष अपने गले नहीं उतार पा रहा और कह रहा है ये वोटों की सौदेबाजी है? मेरा मानना है कि ये विपक्ष की गलत सोच है। हम वोट के बदले टीका की बात कभी नहीं कर रहे। एक कल्याणकारी और संकल्पवान सरकार का ये कर्तव्य होता है और दल का ये कर्तव्य होता है कि जनता के सामने अपने प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित करें। और हमारा जो सबसे प्रमुख लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि इस समय जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से पूरी विश्व और दुनिया पीड़ित है और बिहार में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना के समय में लोगों की सहायता के लिए जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रवासियों को उनके घर पहुंचाना और छठ तक जो राशन की व्यवस्था की गई थी वो, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पूरे भारत में और बिहार में विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में कोविड अस्पताल से बनाकर टेस्टिंग के काम को शुरू किया। अभी हम इस संकट से उभरे नहीं हैं। अब इस संकट के समय में हमने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि जैसे ही भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान ICR के द्वारा कोरोना की वैक्सीन आएगी स्वीकृत होके, हमारी सरकार बिहार में सभी को मुफ्त वो टीकाकरण करेगी। ये पूर्व में भी भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न बीमारियों के संबंध में इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। स्वास्थ्य को पॉलिसी का विषय बनाना, हेल्थ को पॉलिसी का विषय बनाना और उसके प्रति संकल्पबद्धता दोहराना, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का कर्तव्य है। हमारी संवेदना इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने विषय उठाया। अब विपक्ष अपनी बौखलाहट में कुछ कह रहा है, उनके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव का आज का बयान है, उन्होंने बोला कोरोना का टीका पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो पूरे देश का है, लेकिन हमने इसको अपने संकल्प में व्यक्त किया है। तो देश का संकल्प अगर हमने अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया है तो तेजस्वी जी को इस पे किसी प्रकार की चिढ़, किसी प्रकार की घबराहट, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। वो क्यों नाहक परेशान हो रहे हैं? मेरा अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस पूरी आपके संकल्प पत्र पर एक तंज कसा है। उन्होंने बोला कोविड की अगर अब आप देश को वैक्सीन चाहिए तो अपने अपने राज्यों में चुनाव का शेड्यूल देख लीजिए।
ये राहुल गांधी का ट्वीट आया। इसी प्रकार का विषय, हाँ, ये इसी प्रकार का विषय है कि वो जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागे हैं। 10 साल केंद्र में सरकार ली, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, अभी भी तंज कसते हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी वाला पद वो उठाने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर होता आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उनके राज्य के लिए संकल्प व्यक्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है? राहुल गांधी जी को अपने शासित, जो उनकी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं, वहां कोई सकारात्मक कदम के विषय में बताना चाहिए, ना ही नाहक बयानबाजी और ट्विटर करके कोई भ्रम फैलाना चाहिए। उपेंद्र जी, अगर देखिए चुनाव का पता नहीं होता, नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, सरकार आपकी भी बन सकती है और विपक्ष की भी बन सकती है। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। नहीं, हम अपने विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा राज्य सरकार में आने पर लोगों के साथ किया गया वादा है, तो ये वादा हम निभाएंगे। और इसलिए हमने ये भी कहा है, ये तो सबको मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारी सरकार आएगी तो कोई वोट देगा और नहीं देगा। हम कभी भेदभाव नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी नीतियाँ किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। ये कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने जनधन खाते खोले, सबके लिए खोले। हमने बिहार में आज 100% बिजली का कंजम्पशन किया, सभी घरों तक पहुंचाइए, सड़क पहुंचाइए, सभी गांव तक पहुंचाइए। हमारे लिए सरकार सेवा का माध्यम है, और एक बार अगर सरकार बनती है तो वो सबकी होती है, सबकी सहभागिता होती है। लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, आप वोट अलग तरीके से दे सकते हैं, पर सरकार की जो जिम्मेदारी आप देते हैं वो सबके लिए देते हैं। और 15 साल में इसे हमने बिहार में करके दिखाया है, केंद्र में तो हम कर ही रहे हैं। मेरा अगला सवाल यह है कि आपकी तो कई राज्यों में सरकार है, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं? हालांकि अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा सवाल है ये यूपी में क्यों नहीं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं? वो विषय आगे आएगा। अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देना था। संकल्प पत्र में हमने कोरोना का विषय रखा, एक और महत्वपूर्ण विषय रखा है। वो भी महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है देश में आने वाले समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर चर्चा सारी कोरोना के टीके पे हो गई है कि हाँ, कोरोना के टीके पे हो गई। लेकिन आपको मैं एक और विषय, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है और आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब गांव के बच्चे हैं वो 10वीं 11वीं करते हैं हिंदी मीडियम में, और जब 12वीं में उनको टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो अंग्रेजी के बोझ के कारण कई बार उन प्रतिभाओं को हम अवसर नहीं दे पाते हैं। इस बार बिहार में हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम हिंदी भाषा में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम देश के गरीबों के बच्चों को जो एक बुनियादी अवसर मिलना चाहिए उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, वो उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का हमने संकल्प किया है। और आज दुनिया के सभी देशों में, रशिया में उनकी मेडिकल पढ़ाई उनकी भाषा में होती है, बाकी फ्रांस में उनकी पढ़ाई उनकी भाषा में होती है। तो अगर हम बिहार में वास्तव में गरीब बच्चों को इन उच्च शिक्षाओं में लाना चाहते हैं तो टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा को भी हिंदी में प्रारंभ करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष कॉलेज बनने चाहिए। हमने उसको भी संकल्प पत्र में कहा है। भूपेंद्र यादव जी, मेरा अगला सवाल यह है कि लगातार तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, वो आपके सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। मैं युवा हूं, मुझे मौका दीजिए, इसलिए बिहार की जनता की नीतीश कुमार सेवा नहीं कर पा रहे। तेजस्वी जी को सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिनकी विरासत में उनको ये पार्टी मिली है। उन्होंने उनका फ़ोटो ही अपने पोस्टर से गायब कर दिया है। तो पहली नसीहत तो हमारी ये है कि अपने माता पिता की चिंता करो, उनके जिनके कारण से आप आज इस गद्दी पर है, कम से कम उनकी फ़ोटो तो अपने पोस्टर में लगाओ। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बात अपने आप में गलत सिद्ध होती है। नीतीश कुमार जी सुबह 10 बजे अपना प्रचार शुरू करते हैं, शाम को देर तक अपना प्रचार करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं। तो तेजस्वी जी की बात और फैक्चुअल स्थिति में कोई हमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिखता है। और तीसरी बात, सरकार चलाने के लिए परिपक्वता भी चाहिए।
सरकार चलाने के लिए इतना भी चाहिए कि आप फाइलों का गंभीरता के साथ अध्ययन कर सको। सरकार समझदारी से चलनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए जोश और होश दोनों चाहिए। नीतीश जी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का और एक सक्षम सरकार चलाने का अनुभव है और बिहार के विकास का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज तेजस्वी जी अपनी इस उम्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है और ये अमर्यादित भाषा है। तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख नौकरियां देने का पूरा रोड मैप तैयार है। क्या आपको लगता है रोजगार इस समय बड़ा विषय है बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को घेर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं घेर रहे हैं, ना कोई उनके पास रोड मैप है। अभी तक तो उनका रोड मैप आया नहीं है। वो रोड पे जरूर घूम रहे हैं अपने मैप को प्राप्त करने के लिए। मुझे कोई रोड मैप नहीं मिला है, वो रोड पे जरूर दिखते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई 10 लाख सरकार, नहीं भाषण तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। भाषण तो वो देखिए एक अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन भाषण कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना। 10 लाख का कोई रोड मैप नहीं है और 10 लाख नौकरी देंगे तो कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती कराएंगे, कहाँ से कराएंगे? इसलिए जो उनकी 10 लाख की नौकरी का विषय है वो केवल उनका एक कथन है जो चुनाव के लिए कह रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं है। और इसलिए मैं उनकी इस बात को ना कोई गंभीरता से लेता हूं, ना कोई बिहार में गंभीरता से ले रहा है। भूपेंद्र जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में भी बिहार का चुनाव हुआ था और आप काफी सक्रिय थे और अब 5 साल बाद दोबारा चुनाव हो रहा है। इस समय परिस्थिति आपको क्या अलग दिख रही है कि इस बार आप लोग निकाल ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक नेचुरल अलायंस के रूप में 15 साल से काम करते रहे हैं जी। इनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। एक बड़ा सामाजिक समीकरण हमारे पास है। 15 साल के में अगर आप बीच का 1.5 साल निकाल दें तो दोनों दलों के साथ करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार के विकास का रिकॉर्ड है। और हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं बिहार में को जो विकास के जिस आयाम पे लाए हैं उससे हम नई इबारत कैसे खड़ी हो सकती है वो हमने संकल्प पत्र में भी लिखा है और बिहार की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। एलजेपी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया इस चुनाव के अंदर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र चिराग पासवान अब एलजेपी की अगुवाई कर रहे हैं और वो नारा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो बिहार में अब एनडीए के पार्ट नहीं है। अब चूंकि वो हमारे एनडीए के पार्ट नहीं है, हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अब वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में भी है। वो कहते हैं कि जब उनका इंटरव्यू करा गया तो उन्होंने बोला मेरे दिल में नरेंद्र मोदी है, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनने क्या है और वो कहते क्या है, करते क्या है। देखिए, राघोपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सतीश यादव लड़ रहा है तेजस्वी यादव के मुकाबले में, तो वहाँ तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार दे दिया है और तेजस्वी यादव को जीत की शुभकामनाएं दे दी हैं। तो ये तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना, वो किसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसके साथ हैं। उनके भी ऐसे ही बयान है जैसे तेजस्वी यादव के हैं। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि, और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, महागठबंधन शराबबंदी को लेकर समीक्षा करेगा अगर उनकी सरकार आई, आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेकर? देखिए, महागठबंधन तो पहले अपने आप में बिखर गया है। पहले आप महागठबंधन को समझ लीजिए, फिर उनका प्रश्न समझिए। महागठबंधन इस प्रकार से बिखरा है कि लोकसभा चुनाव तक जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सैनी जी उनके साथ थे जी। वो तो तीनों उनको छोड़ चुके। एक ने कहा इनके यहाँ इज्जत नहीं है, एक ने कहा पीठ में खंजर घोंपा और तीसरे ने कहा कि इनसे ज़्यादा बेकार आदमी नहीं हो सकता है, तो उनके साथ ही उनसे चले गए। चौथा, कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में। वहाँ कांग्रेस के मंत्री भी हैं और आरजेडी के मंत्री भी हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनको ये कहकर छोड़ दिया इनमें राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। तो महागठबंधन तो बिखर गया कागज के टुकड़ों की तरह। महागठबंधन की आज कोई तस्वीर ही नहीं बची है। महागठबंधन में आज अगर कोई है तो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी है, जो अल्ट्रा माओइस्ट लोग हैं,
तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी अल्ट्रा माओइस्ट लोगों के साथ समझौता करने की? जो लोग बिहार में वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग बिहार की ज़मीन को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसी उग्र वामपंथी शक्तियों के साथ समझौता करके बिहार का कौन सा तस्वीर का रंग वो लोग बदलना चाहते हैं, पहले वो तो स्पष्ट करें, तब तो उनके महागठबंधन को माने। ये एक अपवित्र गठबंधन है, महागठबंधन तो बचा ही नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है और आप क्योंकि खुद कई सारी चुनाव के आप प्रभारी रहे, एक नंबर लेके उतरती है, तो इस बार आपका नंबर क्या है गठबंधन का और बीजेपी इंडिविजुअल से? एनडीए गठबंधन का होगा, क्योंकि हम दोनों साथ हैं, इसलिए इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। गठबंधन की 2/3 सीटें आएंगी जी। लेकिन अभी इस समय एक बड़ी खबर आई है, चिराग पासवान ने एक रैली में ये बोला है कि अगर एलजेपी की सरकार बनी और उनकी सरकार में कुछ भी भागीदारी हुई तो नीतीश कुमार को वो जेल भिजवा देंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। 2/3 बहुमत से सरकार आएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, स्पष्ट बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। मैं बढ़ता हूं आगे और इस चर्चा को अब मैं शुरू करता हूं। भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे हमारे साथ, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, अभय दुबे है कांग्रेस से, मेरे साथ सारिका पासवान है आरजेडी से, मेरे साथ प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं, AK वाजपेयी हैं एलजेपी के, और आचार्य प्रमोद कृष्ण में। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले अभय दुबे आपका रिएक्शन में ले लेता हूं। महागठबंधन तो बचा ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या? और आप कोरोना के टीके से इतना परेशान हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब चुनाव का होगा क्या। अगर आपके पास, क्योंकि ये कोरोना का टीका आएगा तो सबको मिलेगा, आप भी अपने चुनाव के घोषणा पत्र में डाल देते। अब परेशान होने से क्या होगा? अभय दुबे जी। अमीश देवगन जी, बिहार ने एक भीषणतम महामारी का, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं आपके चैनल पे, एक भीषणतम महामारी का वैक्सीन तलाश लिया है। 3 चरणों में वो वैक्सीन लगाया जाएगा। तारीखें देश के नागरिक याद रखें, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, और 10 नवंबर को जेडीयू और बीजेपी की महामारी से बिहार मुक्त होगा। यह सर्टिफिकेट भी अधिकृत रूप से दे दिया जाएगा। आज मैं सुन रहा था भूपेंद्र यादव जी को, उन्होंने कहा तेजस्वी जी को तो कोई अनुभव ही नहीं है। अरे भूपेंद्र यादव जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तो पार्षद का भी अनुभव नहीं था। आप कह रहे हैं फाइलिंग कैसी होगी? और आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा अभद्रता किसी दल ने एक दूसरे के साथ नहीं की। सुशील मोदी जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि इसके खून में ही गद्दारी है। नीतीश कुमार कहते थे मिट जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दमन करने वाली और उत्पीड़न करने वाली पार्टी का नाम है जनता का दमन और उत्पीड़न, और नीतीश कुमार जी कहते थे बड़का झूठा पार्टी। अरे साहब भूपेंद्र यादव जी, कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक रिपोर्ट जारी की नीतीश कुमार जी के खिलाफ, एक प्रमाण पत्र दिया नीति आयोग ने। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, तेजस्वी में अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव तो प्रधानमंत्री मोदी में भी नहीं था जब वो सीएम बने थे, तो सीधा कंपैरिजन तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी से कर दिया कांग्रेस ने। ये भूल गए कि उससे पहले नरेंद्र मोदी जनरल सेक्रेटरी रहे पार्टी के, उससे पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। सब बातें आप भूल गए। लेकिन 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 होता है, ऐसा अक्सर हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, अभय दुबे जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर समस्या क्या है कि ये विरासत की राजनीति की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कभी अपनी स्वयं की सामर्थ्य से बड़े लोगों का अनुभव याद नहीं रहता। श्री नरेंद्र मोदी जी 1990 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने थे। उसके बाद अनेक वर्षों तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे। उसके बाद अनेक वर्षों तक वो कई राज्यों के प्रभारी रहे, जहां पर सरकार को बनाने और चलाने दोनों में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। और उससे पहले वो 20 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में गुजरात ही नहीं, भारत के तमाम जगहों में गए। गुजरात में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवास न किया हो, कार्यक्रम न किया हो। तो जो अनुभव है वो एक अलग बात है। हाँ, आपके अंदर तेजस्वी में जबरदस्त अनुभव नजर आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग कभी तेजस्वी जी के उस बयानों के बारे में नहीं बोलते, उसमें थोड़ा कन्नी काट जाते हैं। अब अनुभव की जहां तक बात है तो पिछला चुनाव मुझे याद है, जब आप लोग गठबंधन में लड़ रहे थे
तो ये बताइए, सोनिया जी का भाषण पहले हुआ, अंत में हुआ था, या लालू प्रसाद यादव जी का? लालू प्रसाद यादव जी अंत में बोले थे ना, यानी वो सोनिया जी से बड़े नेता हो गए थे। तो अब ये समस्या तो ये है कि आपके यहाँ ये समस्या है कि कौन कैसे किस हिसाब से लड़ रहा है। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है, जैसा भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। और आपकी स्थिति क्या? अभी भूपेंद्र यादव जी ने गिनाया, आप पहले जीतन राम मांझी आपके साथ थे, अब नहीं है। मुकेश सहनी आपके साथ थे, अब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ थे, अब नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा था, अब नहीं है। तो जिसे गीत की पंक्ति है ना अमीश जी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, आज महागठबंधन की वो हालत है। ठीक है, सारिका पासवान है। आबे दुबे, आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं सारिका पासवान और राजीव रंजन जी के पास भी चलूंगा। सारिका पासवान, देखिए राजीव, आबे दुबे बोलिए आप। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। अरे नीतीश का चिराग बुझाने को एलजेपी का लाल आगे किया है एक गठबंधन। एक सुशील मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ओवैसी से गठबंधन कर रखा है। तो ये जो डबल इंजन है ना, वो दोनों अलग अलग सिरों पर लगा दिया है आपने, और दोनों खींच रहे हैं बिहार को बर्बाद करने को। ये बिहार की जनता समझ गई है। मैं कह रहा था अमीश जी, आखिरी 10 सेकंड में, 4 करोड़ 21 लाख गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। कल मोदी जी ने गंभीर आरोप लगाया है। ये एकमात्र प्रदेश है जिसमें 13.6% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। 80 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में जाने का अवसर नहीं। जवाब सुधांशु, आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कोरोना का टीके की सौदेबाजी जरूरी थी बिहार चुनाव के लिए? इसके बिना आपकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती थी। अभी अभय दुबे जी ने चिराग की बात कही तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी, मेरे सवाल का जवाब, क्या कोरोना के टीके की सौदेबाजी जरूरी थी? जो टीका अभी आया नहीं है, जिसका पता नहीं है, अता नहीं है, वो कब आएगा, वो टीका आपने बेच दिया बाजार में, यानी चुनाव के बाजार की मेरी बात है। बड़े आश्चर्य की बात यह है सुधांशु जी, जब कोरोना का जैसी वैश्विक महामारी, जिसके टीके के बारे में हम कोई हवाई बात नहीं करते। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था किस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा 2 ऐसे टीके जिनमें 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है। याद करिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है कि अगले साल फरवरी मार्च तक आ सकता है। याद करिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगले पर उस पर बिहार का हक है। आप कह रहे हैं बिहार में चुनाव है तो बिहार का हक है, तो राहुल गांधी की बात सही क्यों नहीं है कि फिर पूरे देश के अंदर चुनाव कब है? आप माप लीजिए, उसके हिसाब से बीजेपी कोरोना की वैक्सीन देगी। आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का हक नहीं है क्या? बिरादरी को मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल का जवाब दीजिए, क्या यूपी के लोगों का हक नहीं है क्या? हमारे और उनके में। और दूसरा एक फंडामेंटल बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कहा कि सबको मिलेगा, और ऐसा नहीं कि किसी इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। जैसे अभी अभय दुबे जी चिराग की बात कर रहे थे, तो 40 साल कांग्रेस और 15 साल लालू यादव जी के शासन के बाद 22% थी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। आज 100% की बात कीजिए साहब, ये तो मोदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी, 15 साल में आपकी सरकार थी, पिछले 15 साल से आपकी सरकार है, आप उस 15 साल की अब बात करिए। सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। यूपी के लोगों को हक क्यों नहीं है? बिहार को आप हक दीजिए, लेकिन चुनाव की सौदेबाजी क्यों? जवाब सुधांशु, जवाब इस बात का, यूपी के लोगों का हक क्यों नहीं है? असम के लोगों का हक क्यों नहीं है, जहां आपकी सरकार है? भूल जाइए, विपक्ष की सरकार है उधर, आपकी सरकार है, राज्यसभा सांसद आते हैं उत्तर प्रदेश से। जहां पे हम सरकार में हैं, वहां बोलना हमारा काम नहीं है, व्यवस्था करना। क्यों नहीं? सरकार व्यवस्था करके रखी है, और जब करेंगे। यहाँ पर चूंकि अब चुनाव सरकार के सामने है, तो हम अपना जब सारी चीजों पर विजन रख रहे हैं, इस पर विजन रख रहे हैं। ठीक है, आपका विजन है। ये भी अपने राज्य में कह देते हैं। सारिका पासवान, ठीक है, बोलिए सुधांशु। अबे जी, बाकी मेरे पास 4 मेहमान हैं, इंतजार कर रहे हैं। अबे जी, ओके सुधांशु, 10 सेकंड। एक वाक्य अमित, 10 सेकंड। हम जो कहते करके दिखाते हैं अबे जी, राजस्थान की तरह नहीं कि 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और 2 साल हो गए नहीं मिला। ये नहीं कि मध्य प्रदेश की तरह 10 दिन में सारा कर्ज माफ कर देंगे, 1 2 3 4 बस, और नहीं हुआ। जो हम कहते हैं करके दिखाते। ठीक है, ओके। सारिका पासवान का मैं रुख करता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम का मैं रुख करता हूं। सारिका पासवान, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है आपसे। आपकी पार्टी को किसने रोका था? कि आप लोग भी कहते हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, कोरोना का टीका हम भी फ्री लगाएंगे। आपको किसने रोका था ये बात कहने के लिए? बीजेपी अपना चुनावी वादा कर रही है,
चुनावी वादा कर रही है कि हम लोगों को राहत देंगे, फ्री में टीका लगाएंगे। इस देश के अंदर फ्री बिजली पानी दी गई, ये टीका क्यों नहीं मिल लगना चाहिए फ्री के अंदर? और देश में पहली बार किसी महामारी का टीका फ्री में लग रहा है क्या? इससे पहले भी लगा है। मैं चुनावों की तारीखें बता सकता हूं। बोलिए सारिका पासवान। अमीश जी बिल्कुल बढ़िया है। आप चाहें तो बिजली पानी, आप ट्रैवल भी फ्री कर दीजिए, बिल्कुल देश के लोगों को फ्री में चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन बात अगर हम कोरोना की कर रहे हैं तो 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश के लिए संदेश दिए थे और उसमें उन्होंने कहा था जब तक टीका नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मीन्स आप पूरे देश को आप एक तरह तो आप संदेश दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप अभी बचें इन सब चीज़ों से, और अचानक ही 2 दिनों के बाद बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात अगर आती है कि आप हमें वोट दें, हम आपको कोरोना वैक्सीन देंगे, तो पहले तो इस बात में यहाँ पे क्लियर करनी चाहती हूँ कि जो आप लोग हिल गए हैं क्या इस घोषणा से? मैं ये सारिका जी मेरा सवाल ये है, क्या गठबंधन आपका हिल गया है? क्या आपका गठबंधन कांग्रेस और राजद और माले का गठबंधन हिल गया है इससे? एनडीए हिला हुआ दिख रहा है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, इस तरह के अजीब से वो तेजस्वी यादव ने बोला लेके आ रहे हैं। एक्चुअली तेजस्वी यादव ने बोला कि मानसिक रूप से, अब बयानबाजी तो मैं पढ़ रहा हूं, तेजस्वी यादव ने बोला मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ये नीतीश कुमार थक चुका है, इससे अब बिहार नहीं चल सकता। ये बहुत ये बोला तेजस्वी यादव ने। बात है, अगर आप लंबे तौर पे लंबे टाइम से अगर आप एक ही काम कर रहे हैं और आप विकास की जो दर है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं आप थके से दिख रहे हैं। तो ये उन्होंने उस संदर्भ में जरूर कहा है। तो लालू जी 15 साल बाद, लालू जी का 15 साल का शासन था, वो नहीं थके थे, राबड़ी जी भी नहीं थकी, कोई नहीं थका, लेकिन नीतीश कुमार थक चुके हैं। मैं इस चर्चा में लेके आता हूं राजीव रंजन को। राजीव रंजन, नीतीश कुमार तो बड़े वैसे अपना बैलेंस बना के चलने वाले नेता है, लेकिन गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनकी रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। क्या बिहार खिसक रहा है आप लोगों के हाथ से? तभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम में दम है, इस बार बेदम कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज भी 15 वर्षों के शासन के बाद राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो अब तक एक सर्वे आया है, उस सर्वे ने उनको सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बताया। सरकार के कामकाज को सराहने वाले लोग 50% से ज़्यादा है, 52% लोग हैं। तो फिर इन आरोपों का मतलब बहुकोणीय संघर्ष में किसी को 4%, किसी को 5%, किसी को कुछ, अंततः नीतीश कुमार जी आज भी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट जनता ने दे दिया। जो आंकड़े हैं उसमें, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं थक चुके हैं नीतीश, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, अब उनसे ना हो पाएगा। रैली में भी बौखला रहे हैं, वहां लालू जिंदाबाद लग रहा है तो गुस्सा हो जाते हैं। आपने पंक्ति सुधार दी, अब मेरा जवाब तो ले लीजिए अमित जी। जी राजीव जी, वो अराजकता और अपसंस्कृति के विरोधी हैं, वो अराजकता और अपसंस्कृति के विरोधी हैं। वो एक सामान्य कार्यकर्ता से भी आप करके बात करते हैं। उनका ये कहना है कि मत देना आपका अधिकार है, अनावश्यक भाड़े पर आकर के भाड़े के टट्टुओं की तरह सभाओं में अराजकता पैदा करने वाली पार्टी 90 से 2005 का चेहरा क्यों दिखा रही है? जो अपने पिता के उम्र के राजनेता को वो राजनीति में उम्र के आधार पर खारिज करता हो, और जिसके पिता आज भी जेल की सलाखों के पीछे, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो सजायाफ्ता है चारा घोटाले में, जहां पशुओं को नहीं बख्शा गया था, वहां से वो आज टिकट तय करते हैं, महागठबंधन के साथियों को तय करते हैं। 35 बाहुबलियों को इन्होंने टिकट दिया। महिला उत्पीड़न की बात करेंगी ये, और महिला उत्पीड़न के 2 खलनायकों को उन्होंने उपकृत करने के लिए उनकी पत्नियों को टिकट भी दे दिया। और ये देखिए, दरअसल राजद जैसी पार्टी नौकरियां क्या देंगे? सारिका पासवान, ये तमंचे बांटेंगे, ये फिरौती का उद्योग चलाएंगे। मैं राजीव और इसीलिए पूछना चाहती जो कुछ भी ये लोग बोलते हैं, जो बिहार की जनता 2 टूक जवाब देगी। षड्यंत्र के तहत है
और रही बात तो जिस चारा घोटाले का वो बात कर रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच की पहल खुद लालू प्रसाद यादव जी ने की थी। आज मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपके सरकार में 60 घोटाले हैं, जो सृजन घोटाले हैं, बालिका गृह कांड है, आज आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी लेकर के सीबीआई जांच की मांग करते हैं? आप मुझे पहले ये बता दें राजीव रंजन जी कि आज आपके सरकार में 15 सालों के 60 घोटालों में जो प्रमुख जो घोटाले हैं, इसमें सृजन घोटाला भी है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी है, हर घर जल नल योजना है, क्यों नहीं आपके मुख्यमंत्री और आप नैतिक जिम्मेदारी लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं? भ्रष्टाचार और अराजकता जो इन 15 सालों में बढ़ा है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और ये उसका सबूत है कि आज जिस तरीके से जन सैलाब जो है ना वो तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। मैं महिला हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ हमारे बिहार का बालिका गृह कांड जो है ना वो महिलाओं के मुंह पे तमाचा है। आए दिन जो बलात्कार और हत्याएं हो रही है ना वो महिलाओं के मुंह पे तमाचा है। आप किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? पहले आप अपने सिस्टम को सुधारिए। आप सुनिए, सुनने की जरूरत आपको है। आप हार गए हैं, थक गए हैं, हताश हो गए हैं और इसलिए आप लोग बार बार पिछले 15 साल के मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 15 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। दूध का दूध, पानी का पानी, अभी आने वाले 10 तारीख में होने वाले, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहिए और आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पर भरोसा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं चर्चा में लेके आता हूं। अब काफी देर से वो बने हुए। आचार्य जी माफी चाहता हूं, आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूं क्योंकि भूपेंद्र यादव हमारे साथ थे, वो 18 मिनट के करीब थे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। मैं आपका रुख करता हूं। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा आज। आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही का हैंडल है, इसीलिए इस कार्यक्रम में आज आपको हमने खास तौर पर बुलाया। मैं जानना चाहता हूं कि परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में फ्री का टीका लगाने की बात कर रही है। आप ही कहते थे कि चुनाव में धर्म नहीं आना चाहिए, जाति नहीं आनी चाहिए, ये सब बातें कहते थे ना। अब तो स्वास्थ्य अगर चर्चा में आ रहा है तो ये अच्छी बात है। इट इज गुड फॉर द नेशन, डोंट यू थिंक सो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी? अमीश देवगन जी, दुनिया में कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जिसकी दुकान में अगर कोई सौदा नहीं है तो उसे नहीं बेचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दुकान है, यहाँ सौदा हो या ना हो उसको बेचा जाता है, बेचा जाता है और ये लगातार बेच बेच के सत्ता पाते हैं, क्योंकि ये सपने बेचते हैं। इन्होंने एक सपना बेचा था कि 15 लाख हर आदमी के घर आएंगे, इन्होंने एक सपना बेचा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने सपना बेचा स्मार्ट सिटी का, इन्होंने सपना बेचा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन्होंने सपना बेच दिया कि हम चीन को भी रुला देंगे, इन्होंने हर एक सपना बेचा और ये सपना बेचते हैं। आपने भी तो 2019 के चुनाव के अंदर आचार्य जी 2019 के चुनाव में जब आप लोकसभा के कैंडिडेट थे लखनऊ में, आपने भी तो सपना बेचा था। आपने सपना बेचा था, राहुल गांधी ने सपना बेचा था कि हम न्याय योजना लेकर आएंगे, हम गरीबों को ये सब कुछ देंगे। सपना ही बेचा था ना उस समय, नहीं बेचा था, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। नहीं अमीश जी, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपकी रैलियां मैंने सुनी, आपने बोला कि हम किसानों का पैसा माफ कर देंगे, वो भी सपना ही बेचा था ना। लेकिन 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला कुछ नहीं करा इन्होंने, सपना ही बेचा था ना। अमीश जी, हमने ना तो कोई सपना बेचा, ना हम सपनों के सौदागर हैं। हम इतने बड़े दुकानदार भी नहीं है, इतने बड़े मार्केटियर भी नहीं है। इसमें बीजेपी से कोई जीत नहीं सकता है। तो आज इन्होंने एक सपना बेचा। तो आप पहले से मान रहे हैं कि बीजेपी जीत चुकी है? कोविड की वैक्सीन नहीं, कोविड की वैक्सीन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इन्होंने बिहार के सीधे साधे लोगों को बेच दिया कि हम कोविड का टीका आपको देंगे। अरे भाई ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आज सुभाष चंद्र बोस की आत्मा रो नहीं रही होगी कि एक ऐसी पार्टी है जो देश पे सत्ता में है, देश पे राज कर रही है, और वो ये कितना बेशर्म बयान देती है, कितनी गलत बात करती है कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे, हम टीका देंगे। अरे कहां से देंगे आप टीका? और अगर चुनाव कराना, टीका देना है तो पूरे देश में मिड टर्म पोल करा दिया जाए, मध्यावधि चुनाव करा दिया जाए, मध्यावधि चुनाव करा दीजिएगा, पूरे देश को टीका मिल जाएगा। सुधांशु जी, सबको टीका मिल जाएगा। आ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के हमारे मित्र या आरजेडी के हमारी प्रवक्ता इस बिंदु पे क्या आपत्ति कर रही? भाई आपको पता है भारत में आधा दर्जन ऐसे टीके हैं जो सरकार की तरफ से मुफ्त लगाए जाते हैं,
पोलियो का टीका मुफ्त होता है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि अभी बाजार में नहीं है, आपने माल बेच दिया। सुधांशु त्रिवेदी, मैं सरल भाषा में बोला, जिम्मेदारी से बताइए, माल है नहीं लेकिन आपने बेच दिया। वैक्सीन पूरी दुनिया में आपके पास है तो मैं ये नहीं, क्या कोरोना की वैक्सीन आपके पास है? सुधांशु जी, अगर कोरोना का टीका आपके पास है तब आप इसको शौक से कह सकते हैं, लेकिन आपके पास टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है, उसके बावजूद आप धोखा देना चाहते हैं। ठीक है आचार्य जी, आपने अपनी बात को, सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं ना, उनके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। सुधांशु बोलिए। आचार्य जी, आपने मेरा पिछला वाला वक्तव्य नहीं सुना था। मैंने नहीं बताया था कि प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने बताया 3rd स्टेज पे चल रहा है, फरवरी मार्च में आ सकता है, और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया जुलाई तक 35 करोड़ टीके मिनिमम हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो कोई बात हवा में नहीं, और तमाम टीके मुफ्त लगते हैं, इसमें कौन सी समस्या की बात थी? हाँ, रही बात इसकी जो आपने सपने दिखाने की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था और किस सन में दिया था? इंदिरा गांधी ने 1970 में, और 43 साल के बाद 2013 में सोनिया गांधी जी ने कहा था 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा हम उपलब्ध कराएंगे, और राहुल गांधी ने कहा था गरीबी एक सोच है। मतलब 3 पीढ़ी तक गरीबी हटती रही। और देखिए, नारे औकाफ की बात, जब लालू यादव जी सत्ता में आए थे, क्या कहते थे 90 में? ये गरीब गुरबा की सरकार है। अब गरीब गुरबा की सरकार ऐसी चली कि आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीरो अजीम परिवार हो गया है, जिसके पटना से लेके और दिल्ली के फार्म हाउस तक गरीबी छलकती हुई दिखाई पड़ रही है। और हमारे आरजेडी की प्रवक्ता महोदया कह रही थी कि षड्यंत्र था चारा घोटाला लालू यादव जी के लिए, तो मैं उन्हें स्मरण दिला देना चाहता हूं कि चारा घोटाला 1996 में खुला। वो 96 में प्रदेश में भी इनकी सरकार थी और केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी। आप ही की केंद्र में सरकार, आप ही की प्रदेश में सरकार, और उसके बाद षड्यंत्र के हो गए आप शिकार। और फिर गरीब गुरबा की ऐसी सरकार कि आज करोड़ों का। ठीक है सुधांशु जी, आचार्य जी 30 सेकंड का रिप्लाई। आचार्य जी 30 सेकंड रिप्लाई, देन AK वाजपेयी। सुधांशु जी, मुझे आप सच बताइए, क्या 15 लाख लाने का वादा आपका था या नहीं था? क्या काला धन वापस लाने का वादा आपका था या नहीं था? क्या ये जो स्मार्ट सिटी वाला मामला था ये आपका था या नहीं था? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा आपका था? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्या इन वादों से आप मुकरते हैं? पहली बात, ये सपना नहीं था और क्या था? कांग्रेस ने अगर चुनाव के अंदर वादा किया मध्य प्रदेश में कर्ज माफ करने का, तो कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ किया, लेकिन आपने वहां भी नोटों के बोरे खोल दिए और ईमान तक लोगों के खरीद लिए। एमएलए के, कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्हें सामान बना दिया। चलो ठीक है, अब वहां भी चुनाव हो रहा है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं मान्यवर, आप घोषणाएं करिए, आप लालच दीजिएगा, लेकिन ऐसा लालच मत दीजिएगा। बिहार की जनता की बोली आपने एक बार पहले भी लगाई थी, उसका परिणाम आपके सामने आया। बिहार की जनता को आप मूर्ख मत समझिए। बिहार की जनता भोली है। ठीक है आचार्य जी, मुझे एक बात पे बताना, सुधांशु मैं आपसे जवाब लूंगा। अबे दुबे का अगर ऑडियो कनेक्ट ठीक आ रहा है तो मैं उनके पास का भी रुक कर सकता हूँ। PCR लेट मी नो। मैं AK वाजपेयी को रुक करता हूँ। AK वाजपेयी, आपके नेता ने अभी बोला कि अगर हम सत्ता में आए तो हम नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे। आप कैसे सत्ता में आ जाएंगे? आप तक आपकी सबसे अच्छी सीटें जब आई है बिहार के अंदर तो 29 आई हैं जी। एलजेपी की वो पॉलिटिकल हैसियत तो नहीं है कि वो सत्ता में आ जाए। इतिहास देखो ना जरा, ये राज्यों का इतिहास तो देखिए ना, सीटों से नहीं होता। महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट बनी हुई है जो सबसे छोटी पार्टी है? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी? देखिए, सारी पार्टियां चुनाव में उतरी हुई हैं, सब नीतीश को जेल भी भिजवाएंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं। उतरे हुए, इसी तरह हम उतरे हो। अरे बिल्कुल भिजवाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी कह रही है कि आप वोट काटना पार्टी है, आप वोट काटने के मैदान में उतरे हुए हैं, आपका कुछ काम धाम नहीं है। में क्या घोटाले हुए हैं? लेकिन आप दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात यह है कि एक पार्टी कह रही है कि 15 लाख रोजगार देंगे, दूसरे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, तीसरी पार्टी कह रही है हम 19 लाख रोजगार देंगे। राजद के क्या माजरा क्या है? इन 4 प्रवक्ताओं का जवाब देने के लिए और बीजेपी उदारता के साथ हम लोगों को बहस में शामिल कीजिए। एक सेकेंड, अभी तो मैं बोला ही नहीं हूं, बोलने तो दो कम से कम। बीजेपी ये कह रही है कि किसी भी सूरत में नीतीश की गवर्नमेंट बनेगी तो नीतीश के पास तो स्टेट में लगे पैसे नहीं है। नंबर वन ये कह रहे हैं हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए है।
अच्छा, सबका अलग अलग घोषणा पत्र आ रहा है, तो अगर नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे आप तो जेल भिजवा रहे हैं नीतीश कुमार को। राजीव रंजन इस पे पत्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि मैं नीतीश को जेल भिजवाऊंगा। हम ये कह रहे हैं, जवाब राजीव रंजन। पहली बात तो ये है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कहा दिक्कत है। और नीतीश कुमार का इस पैनल में 2 कांग्रेस के प्रवक्ता भैया यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते और एक राजद की प्रवक्ता है, नहीं लगा सकते यहाँ, लोजपा की प्रवक्ता है। तो जिस आदमी की इच्छा शक्ति नहीं है, पार्टियां वो बिहार को कमजोर कैसे हैं, आगे ले जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? सुन लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट चिराग पासवान जी के बारे में उसका जवाब कौन देगा? जनता का मन क्या है ये तो जनादेश बताएगा, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में एक ही समानता है। इन्होंने क्या किया? ये सब परिवारवाद, वंशवाद और कुनबा परस्ती की वजह से ये चेहरे जनता के बीच है। इनका खुद का किया हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये जब अवसर मिलेगा तब तो कुछ कीजिएगा। जनता जानती है कि ऐसे लोगों को सत्ता की बागडोर सौंपने का सवाल नहीं उठता है। और लोजपा का मतलब क्या है? अमित शाह जी ने कह दिया तमाम लोग 500 से ज्यादा सीटों पर ये पिछले 20 वर्षों में लड़े और इनके 29 सीटों को जोड़ दिया जाए तो कुल 40 सीटें। और बीजेपी की सत्ता में सरकार बनेगी। ये समझ और अगर मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अभय दुबे, आपके यहाँ तो इनकम टैक्स का छापा चल रहा है, बड़ी खबर है, कुछ कहना चाहते हैं? आप भी उसी दफ्तर में बैठे हैं जहां इनकम टैक्स का छापा चल रहा है इस समय? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी। पर लाखों रुपए गाड़ी से निकले भैया, बताइए ना कितने लाख, आप बताइए ना, आपके पास तो सूचना होगी अमित देवगन। नहीं, ये तो जिसकी गाड़ी से निकले वो ज्यादा बता पाएगा, मैं कैसे बता पाऊंगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो आप कह रहे हैं वो पैसे नहीं निकले हैं? मैंने कहा ना आपको कि बताइए ना कितने लाख, प्रमाण बताइए तो सही। ये तो पुराना षड्यंत्र है। ये ठीक है, ये षड्यंत्र है पुराना, ये षड्यंत्र पुराना। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। मेरे साथ अभय दुबे। अभय दुबे, आप पूछ रहे थे कि कितने पैसे मिले? 8 लाख से ऊपर पैसे मिले हैं, बताइए। 8 लाख रुपए कैश। देखिए, जब जमीन खसक रही है इनके पैरों तले, तो ये ऐसा ही षड्यंत्र करेंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए इसका। नहीं, वो 8 लाख गलत है, सही है। मैं तो कह रहा हूं कि 100% फर्जी केस बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये आंख में धूल नहीं झोंक सकते बिहार के मतदाताओं के। ये सृजन घोटाले के फेविकोल से सुधांशु नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी। सुधांशु जी, देखिए, आप बिहार के मतदाताओं के मन में धूल झोंक रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। अभय जी, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में हो तब तो बदनाम करने की बात भी एक आरोप लगा सकते हैं। जमीन है कहां बिहार में आपकी? 30 साल हो गए जनाब, 89 में आखिरी चीफ मिनिस्टर थे शायद भगवत आजादी। उसके बाद तो आप कभी इसके कंधे पे कभी उसके कंधे पे चलते रहे, जमीन पे तो आपके पैर कभी पड़े ही नहीं। तो जमीन खिसकने दरकने की क्या बात कर रहे हैं? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मुझे लगता है कांग्रेस और भ्रष्टाचार का तो चोरी दामन का साथ। ठीक है, ओके, मैं लेके आता हूं सीधा एके वाजपेयी को। एके वाजपेयी साहब, आखिरी सवाल ट्विटर में मुझे किसी ने पूछा, सवाल कि आप तो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, लेकिन हल्ला खूब मचा रखा है आपने, यानी आपकी पार्टी ने। अरे भाई, ये कैसे कह दोगे 3 में 13 में नहीं है? 10% वोट हमको लगातार मिलता है। 2000 में हमने पार्टी बनाई थी, और देखिए 1 करोड़ 20 लाख युवा हैं बिहार में 18 से 23 साल तक किंग मेकर रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, किंग मेकर रहेंगे, खड़े होंगे जो 8वीं पास है, किंग मेकर रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ये है किंग मेकर रहेंगे आप वाजपेयी जी। अरे किंग बनेंगे, खुद ही किंग बनेंगे। अच्छा, खुद ही किंग बनना चाहते हैं? वाह भाई वाह, खुद ही किंग बनना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल आज की इस बहस में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष यही है कि राजा तो वही बनता है, यानी मुख्यमंत्री तो वही बनता है जिसको आप बनाते हैं जी, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। नमस्कार।